वैशाली जैसे ही नींद में करवट लेती है, हर्षित सामने गहरी नींद में सोया होता है। उसका बायां हाथ सीधा होता है और दायां हाथ बाएं हाथ के बाजू पर। वैशाली हर्षित के बाएं हाथ की हथेली पर अपना हाथ रख देती है और हर्षित नींद में ही वैशाली की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेता है। वैशाली भी हर्षित का हाथ पकड़ सो जाती है। सुबह फ़ोन में अलार्म की आवाज़ से वैशाली की नींद टूट जाती है। एक हाथ बढ़ा वो अलार्म बंद करती है। जैसे ही वैशाली अपना हाथ हर्षित के हाथ से छुड़ाने का प्रयास करती है, हर्षित नींद में अपना हाथ खींच लेता है, जिसके कारण वैशाली उसके ऊपर गिर जाती है। वैशाली के बाल हर्षित के चेहरे पर बिखर जाते हैं। वैशाली हर्षित की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और हर्षित वैशाली की दिल की धड़कनों को सुन पा रहा था, जो उसके नज़दीक आते ही दुगनी रफ्तार से धड़कने लगी थी, मानो वो उसे वैशाली के मन का हाल सुना रही हों। वैशाली जैसे ही उठने की कोशिश करती है, उसके बाल उसी के हाथ के नीचे आ जाने पर खिंच जाते हैं, जिसके कारण वो फिर से गिर जाती है। कल तक एक दूसरे से दूर रहने वाले आज इस तरह पहली बार एक दूसरे को गले से लगाते हैं, वो भी कुछ इस तरह जैसे सालों से बिछड़े आज मिले हों। वैशाली लगभग हर्षित के सीने से लग गई थी और प्रेम की भावनाओं के तूफान में हर्षित ने वैशाली को अपनी बाहों में ले लिया था। वैशाली के विरोध करने की जगह हर्षित के बाहों में खो जाने का हर क्षण के साथ हर्षित की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। प्यार भरे वो क्षण जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कनों का शोर सुन पा रहे थे, तेज गति से चलती सांसों को आंखें बंद कर महसूस कर रहे थे। तभी अचानक अलार्म फिर से बजा। हर्षित और वैशाली चौंक कर एकदम से अलग हो गए। वैशाली अलग होकर जल्दी से बाथरूम में चली गई। हर्षित वैशाली को जाता देख वैशाली वाला तकिया मुंह पर रख फिर से सो गया। जब इंसान ना करते भी प्रेम के एहसास में भीग जाता है और जब वो प्रेम के पहले स्पर्श को रूह के करीब से महसूस करता है, तब दुनिया तो क्या खुद से भी बेखबर हो जाता है। दिखने में वो हर कार्य पूर्व की भांति करता है, मगर उसका मन प्रेम के उन क्षणों में ही मगन रहता है। रह रह कर वो एहसास उसके दिल में दस्तक देते रहते हैं। वो लम्हे चलचित्र की तरह आंखों के समक्ष आते रहते हैं। वैशाली की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। उसे भी हर्षित के साथ बीते पल याद आ रहे थे। वो पल पल इस तरह से उसके मन पर हावी थे कि उसके सामने रखी वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही थी। वैशाली हमेशा सूखे सिंदूर से ही अपनी मांग भरती थी, इसलिए वो सिंदूरदानी में छोटी और पतली सी स्टिक रखती थी। वैशाली जैसे ही नहाकर आई, सिंदूरदानी से मांग भरने के पहले ही वो स्टिक उसके हाथ से गिर गई। हर्षित के ख्यालों में खोई वैशाली को इसकी भनक तब लगी जब उसने बेख्यालों में अपनी उंगलियां सिंदूर से रंग दी। जैसे ही उसे स्टिक के गिरने का पता चला, वो चारों ओर नजरें घुमाकर उसे खोजने लगी। तुम कुछ ढूंढ रही हो? हर्षित की नींद टूट गई थी और उसने वैशाली को आईने के सामने सिंदूर की डिब्बी लेकर खड़ा देखा तो वो उसके पास उसकी मदद करने आ गया। हाँ, वो इस डब्बी में पतली और छोटी सी स्टिक थी, वही ढूंढ रही हूँ। उसके बिना मुझसे सिंदूर सही से नहीं लगता, वैशाली ने फर्श पर देखते हुए जवाब दिया। बस इतनी सी बात। हर्षित ने एक हाथ से वैशाली के चेहरे को पकड़ ऊपर किया, फिर उंगली पर सिंदूर लेकर वैशाली की मांग में लगा दिया। अब देखो सही से लगा या नहीं? हर्षित ने वैशाली को आईने में दिखाते हुए कहा। बिल्कुल सही लगा है, वैशाली ने हर्षित और खुद को आईने में साथ देखते हुए कहा। वैशाली जैसे ही जाने लगती है, हर्षित उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लेता है। वैशाली सीधा हर्षित के सीने से जा लगी। उसने एक हाथ से हर्षित के टी शर्ट का कॉलर पकड़ा हुआ था और एक हाथ हर्षित के बाजू पर था। हर्षित ने फिर से वैशाली को कमर से पकड़ अपनी ओर खींच लिया, जिससे वैशाली की आंखें बड़ी और धड़कनें तेज हो गई। हर्षित जैसे ही अपना चेहरा वैशाली के करीब लाता है, वैशाली अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके टी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। हर्षित वैशाली के कान के पास जाकर धीमे स्वर में बोलता है, सच बताना, वो स्टिक इसलिए गिरी ना क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान हमारे उस पल पर था। तुम हमारे बारे में सोच रही थी ना, जब तुम मेरे करीब थी, क्या? वैशाली चौंक कर अपनी आंखें खोल देती है।
आपने ये पूछने के लिए मुझे इस तरह से रोका? वैशाली ने आश्चर्य से पूछा। और नहीं तो क्या। तो तुमने क्या सोचा? हर्षित ने शरारत से पूछा। वैसे अगर कुछ और सोच ही लिया तो बता सकती हो। कुछ भी तो नहीं, वैशाली ने खुद को छुड़ाने का असफल प्रयास करते हुए कहा। जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी तब तक कहीं नहीं जा सकती। हर्षित ने वैशाली की आंखों में देखकर कहा। हर्षित के इतने करीब रहकर वैशाली के दिमाग ने सोचना भी बंद कर दिया था। उसे कोई झूठ, कोई बहाना नहीं मिल रहा था। वैसे भी जहाँ मामला दिल का हो वहाँ दिमाग का क्या काम? वो मुझे लगा, वैशाली ने अटकते हुए कहा। क्या लगा तुम्हें? हर्षित ने वैशाली को अटकते देख समझ लिया वो झूठ बोलने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने भी बीच में सवाल कर लिया। यही कि आप मुझे दिखाना चाहते थे कि आप सुबह उठने के बाद कार्टून जैसे दिखते हो। वैशाली ने जल्दी जल्दी बच्चों जैसा झूठ बोल दिया। कार्टून? वो भी मैं? किस एंगल से मैं तुम्हें कार्टून लगता हूँ? हर्षित ने वैशाली से कहते हुए खुद को आईने में देखा। हर्षित के आईने में देखने के कारण उसका ध्यान वैशाली से हट गया और वो उसकी पकड़ से छूटकर दरवाजे की ओर भाग गई। वैशाली! हर्षित की आवाज़ पर वैशाली दरवाजे पर रुक गई। कार्टून तो नहीं, पर बुद्धू जरूर हो, वैशाली ने हर्षित को चिढ़ाते हुए कहा। फिर सीधा रसोई की तरफ भाग गई। बुद्धू? बुद्धू बनाया मुझे? अब तुम देखना वैशाली, ये बुद्धू क्या करता है, हर्षित ने खुद से कहा। हर्षित नहाकर सीधा रसोई की तरफ गया। उसने जानबूझकर रसोई के बाहर से चाय के लिए आवाज़ दी ताकि उसकी भाभी और माँ को लगे कि वो चाय के लिए वहाँ आया था, जबकि वो वैशाली के लिए वहाँ आया था। जब हर्षित ने देखा उसकी माँ अपने कमरे में किसी काम में व्यस्त है और भाभी पीहू के साथ उनके कमरे में है, तो उसे अंदाजा हो गया वैशाली इस समय रसोई में अकेली होगी। बुद्धू कहा था ना मुझे, अब देखना, हर्षित मन में सोचता दबे पांव रसोई में जाता है। वैशाली पकोड़े बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। उसके हाथ पर बेसन लगा हुआ था। हर्षित पीछे से जाकर वैशाली के कान के पास थोड़ा जोर से बोलता है, जिससे वैशाली डर कर अचानक पीछे पलटती है तो उसका बेसन वाला हाथ हर्षित के गाल पर छप जाता है और हर्षित का पूरा गाल बेसन से रंग जाता है। वैशाली ये देखकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, इसलिए वो दूसरी ओर मुंह कर हंसी रोकने का प्रयास करती है। हैप्पी होली! हर्षित ने भी वैशाली के गाल पर बेसन का घोल दिया और तेजी से वहां से निकल गया। वैशाली ने गुस्से से दरवाजे की ओर देखा, फिर अपने साफ हाथ से अपने गाल को छूकर देखा, फिर रसोई के सिंक में मुंह धोने लगी। हर्षित कमरे में था जब वैशाली उसके लिए चाय लेकर आती है। वैशाली हर्षित से नाराज थी, इसलिए बिना कुछ कहे चाय का कप रखकर जाने लगती है। अचानक से इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई? लगता है कोई बहुत गुस्से में है, हर्षित ने कप लेते हुए वैशाली को देखकर कहा, तो वैशाली आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी। अब तुम मुझे इतने प्यार से देखती रहोगी तो फिर हम बाहर कैसे जाएंगे? हर्षित ने वैशाली के गुस्से को कम करने की कोशिश की थी। कहाँ जा रहे हैं हम? वैशाली ने अपनी आंखों से हर्षित को घूरना बंद नहीं किया था। वो तो तुम्हें वहाँ जाकर पता चल जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। हर्षित की बात सुनकर वैशाली जैसे ही कुछ पूछने वाली होती है, हर्षित उसके मुंह पर अपनी उंगली रख देता है। माँ को मैंने बता दिया है, अब अगर सारे सवाल खत्म हो गए हों तो तुम तैयार हो जाओ। इस बार वैशाली ने अपनी आंखों को हल्का झुकाकर हर्षित को इशारे से हाँ कर दिया, जिसके बाद हर्षित ने भी अपनी उंगली हटा दी। हर्षित बेचैनी से हॉल में बैठा वैशाली के इंतजार में बार बार दरवाजे को देख रहा था। पीहू भी उसके पास बैठी उसकी इस हरकत को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वैशाली तैयार होकर बाहर आई। वाओ, मैचिंग मैचिंग, पीहू ने वैशाली को देखते ही कहा। हर्षित ने नीले रंग की शर्ट पहनी थी और वैशाली ने भी अनजाने में नीले रंग की साड़ी पहन ली थी। चाचू, मैं सबको बताकर आती हूँ, आज आप दोनों ने मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने हैं। पीहू अपनी माँ और दादी के पास चली गई। पीहू के जाते ही हर्षित वैशाली का हाथ पकड़ जल्दी से बाहर ले आया
और उसे गाड़ी में बिठाकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब तो बता दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं? वैशाली ने थोड़ी दूर आते ही सवाल कर दिया। हर्षित ने जवाब देने की जगह गाना चला दिया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। वैशाली ने गुस्से से बाहर की ओर देखने लगी ताकि उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हर्षित को पता न चल जाए कि पुराना सा गाना उसे भी पसंद आ रहा है। अचानक हर्षित ने गाड़ी रोकी तो वैशाली ने बाहर आकर उस जगह को जानने का प्रयास किया। बाहर एक बोर्ड लगा था, अम्बा माता मंदिर। ये बहुत ही सुंदर जगह थी, चारों ओर गार्डन, पेड़ पौधे, बीच में बना माता का मंदिर। नीचे से मंदिर की लाल रंग की पताका शान से हवा में लहराती दिख रही थी। मंदिर से आती घंटे की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही थी। ज़्यादातर जगहों की तरह यहाँ भी माता का मंदिर कुछ ऊंचाई पर बना था। हर्षित और वैशाली मंदिर में जाने लगे। पहले विवाह की तरह वैशाली आज भी साड़ी में ही आई थी। आज भी उसे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़नी थी, मगर जब वो गौरव के साथ गई थी तब शर्म और संकोच था। आज जब वो हर्षित के साथ आई है, उत्साह और उमंग थी। वैशाली खुशी के साथ तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हर्षित धीमी चाल से उसके पीछे चल रहा था। अरे कितने सुस्त हो आप, थोड़ा जल्दी तो चलो, देखो मैं आपसे कितना आगे चल रही हूँ। वैशाली ने अचानक एक सीढ़ी पर रुककर हर्षित को आवाज़ देकर कहा, मगर हर्षित वैसे ही चलता रहा। फिर तो आखिरी सीढ़ी तक वैशाली ऐसे ही मुड़कर हर्षित को बुलाती रही, खुद उससे भी आगे चलने पर खुश होती रही। हर्षित उसके बच्चों जैसे व्यवहार को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। मंदिर में जाकर उन दोनों ने साथ में दर्शन किए। उस वक्त भी हर्षित आंखें बंद कर प्रार्थना में लीन वैशाली को चोरी चोरी देख रहा था। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। वो वैशाली से थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। वैशाली मंदिर के आसपास बने गार्डन को देखने लगी। वहाँ झूलों पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, टॉय ट्रेन में बैठे थे। वैशाली भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। तुम्हें भी झूला झूलना है? वैशाली नीचे देख रही थी। तभी उसके कानों में हर्षित के ये शब्द सुनाई दिए, नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। वैसे आपकी बात बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। वैशाली ने बात को बदलने के लिए कहा, वो कुछ खास बात नहीं थी। तुम्हें नहीं झूलना तो कोई बात नहीं, हम कहीं और चलते हैं। हर्षित ने सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहा, वैशाली ने पीछे आते हुए हर्षित से कुछ कहने का प्रयास किया था। झूले पर चले। हर्षित ने जब वैशाली की आंखों में देखकर सवाल किया तो वैशाली ने बदले में मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कुछ समय बाद वैशाली झूले पर थी और हर्षित उसे झुला रहा था। वैशाली उस समय किसी बच्चे की तरह खुश लग रही थी। हमारा दिल भी बच्चों की तरह जिद्दी होता है। उसे चाहे हाथ पकड़कर समझदारी की सीढ़ी चढ़ाने की कितनी भी कोशिश कर लो, उसे खुशी बचकानी हरकतें करके ही मिलती है। आज वैशाली भी बच्चों सी बन खुश थी और हर्षित उसकी खुशी देखकर खुश था। वैशाली और हर्षित पूरा दिन साथ में घूमकर जब साथ में खाना खाने गए तब वैशाली को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हर्षित ने हर चीज़ उसकी पसंद की ऑर्डर की थी। यहाँ तक कि वैशाली के खाने से पहले हर्षित ने खुद हर डिश को चखा, फिर वैशाली को खाने के लिए परोसा और जब खाना गलती से वैशाली के होठों पर लगा रह गया तो बड़े प्यार से उसे साफ किया। दोनों घर की ओर जा रहे थे। वैशाली बार बार ड्राइव करते हर्षित को देखती और फिर दूसरी ओर देखने लग जाती। थैंक्स, वैशाली ने बड़ी मुश्किल से इतना ही कहा था। उसे कहना तो बहुत कुछ था, मगर आज उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे वो शब्द नहीं मिल रहे थे जिनसे वो हर्षित को आज के लिए धन्यवाद कह सके। कभी कभी कहने को मन में बहुत कुछ होता है, पर हमारे पास उसे जताने के लिए शब्द नहीं होते। तब मौन स्पर्शी हर बात बयां करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। कहते हुए हर्षित ने वैशाली का हाथ थाम लिया। फिर तो जैसे बिना कहे भी वो दोनों सब कुछ कह रहे थे।
बिना आवाज़ और बिना शब्दों के भी आज उन दोनों के बीच प्रेम का इजहार हो रहा था, खामोश इजहार। वैशाली बहुत खुश थी। आज वो हर्षित को निहारते हुए नींद की आगोश में सो गई। उसे पता नहीं चला। हर्षित वैशाली को नींद से जगाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने घर के बाहर गाड़ी रोकने के बाद धीरे से घर का दरवाज़ा खोला, फिर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। सब सो गए, इसलिए हर्षित बिना कोई आवाज़ किए अपना काम कर रहा था। दरवाजे खोलने के बाद वो फिर से गाड़ी के पास आया। वैशाली को धीरे से अपनी गोद में उठाकर कमरे तक ले जाने लगा। तभी उसे रसोई में किसी के होने का आभास हुआ। हर्षित छुपकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। वो अनुप्रिया जी थी। जब वो अपने कमरे में चली गई तो हर्षित भी फिर से वैशाली को लेकर कमरे की ओर बढ़ने लगा। हर्षित वैशाली को पलंग पर लेटाने लगा। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो वैशाली पर गिरते गिरते बचा। उसने अपने हाथ को कोहनी की जगह से पलंग पर टिकाकर खुद को बचा लिया। उफ, देखने में कितनी हल्की लगती है, पर बहुत भारी हो तुम। पलंग के एक कोने पर बैठ खुद ही सांसें दुरुस्त करता हर्षित वैशाली को देखकर मन ही मन सोच रहा था। हर्षित वैशाली को सोते देखकर हर्षित मन ही मन सोच रहा था, ओ तेरी। हर्षित ने अपने सर पर हाथ मारा, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और फिर दौड़कर पहले गाड़ी लॉक करने गया, फिर घर का मुख्य दरवाज़ा बंद किया। अच्छा है, मन में ही सोचा, वैशाली को सामने बता देता वो उसे भारी लगी तो पक्का एक महायुद्ध होता। अब लड़कियों को भारी कहना छोटी बात तो नहीं। गौरव रिशिता का घर, सब कुछ इतना अच्छा है, फिर भी क्यों तुम सब बर्बाद कर देना चाहती हो। गौरव ने आज फिर रिशिता को समझाने का प्रयास किया। रिशिता ने बिना कुछ कहे पानी का गिलास गौरव के हाथ में दे दिया। मुझे पानी नहीं पीना, गौरव ने गिलास रखते हुए कहा। ये आपके पीने के लिए नहीं है। हमारी संस्कृति में पंच तत्व को भी ईश्वर स्वरूप कहा गया है, और पानी यानी कि गंगा जल को हाथ में लेकर सच बोलने की मान्यता है। तो आपको भी इस जल को हाथ में रखकर मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, बिना झूठ बोले। रिशिता ने गिलास फिर से गौरव के हाथ में रख दिया। अब पता नहीं ये लड़की क्या नया नाटक करने वाली है, मन में सोचता गौरव ना चाहते हुए भी गिलास ले लेता है, क्योंकि वो वीडियो अब भी रिशिता के पास था। ऐसे में वो उसे नाराज कर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। हाँ तो गौरव जी, आप बस मुझे इतना बताएं कि आप क्या चाहेंगे कि आपकी छोटी बहन देविका को भी ऐसा ही ससुराल मिले। आपकी माँ और बहन जिस तरह मेरे साथ व्यवहार करती हैं, देविका के साथ भी, उसके ससुराल में भी उसके साथ ये सब हो। देविका के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, गौरव ने हल्के गुस्से से कहा। हालांकि उसे अपनी बहन के बारे में ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो खुद को काबू किए हुए था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका परिवार सबसे पहले आता है। वो खुद से पहले परिवार को महत्व देती है, सबकी खुशी का सोचती है। उस पर ये कुछ बनने का या नौकरी करने का भूत नहीं चढ़ा रहता। गौरव ने रिशिता को ताना दिया था। गौरव की बात सुनकर रिशिता बिल्कुल शांत रही। तो क्या सारी प्रॉब्लम बस पढ़ाई करने से आती है? किसी दिन खाना सही से ना बन पाना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना या दिखने में कोई कमी होना, ये भी किसी को नापसंद करने के कारण हो सकते हैं। ऐसे कोई कारण नहीं होते। गौरव को रिशिता की बातें बेकार लगने लगी थी। उसे लग रहा था कि रिशिता जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, तो फिर वैशाली को क्यों नापसंद किया गया। रिशिता ने आखिर वो बात कह दी जो वो कहना चाहती थी। वैशाली तो पढ़ना नहीं चाहती थी, नौकरी का भी कोई भूत नहीं चढ़ा था उस पर, फिर भी आपके परिवार ने उसे पसंद नहीं किया, जबकि उसने तो हमेशा खुद से पहले आप सबको रखा था। क्या बकवास है। गौरव ने गुस्से में गिलास फर्श पर फेंक दिया। गिलास टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। गौरव वहाँ से जाने लगता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, रिशिता ने गौरव को पीछे से आवाज़ देते हुए कहा। क्या आपको भी लगता है देविका को भी आपके परिवार की तरह का ही ससुराल मिलना चाहिए या नहीं? क्योंकि आप मेरे सवाल से बच जाओगे, पर क्या अपने किए कर्मों से बच पाओगे?
गौरव बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब था भी नहीं। उसे हर जख्म और धोखा याद आ रहा था जो उसके परिवार और उसने वैशाली को दिया था। अगर यही सब देविका के साथ हो, वो इसकी कल्पना मात्र से सिहर उठा था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।